नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पाचन तंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले, जो कि पिछले वर्ष लगातार एग्जाम में पूछे गए और आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो सबसे पहले हम क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उनको पढ़ना है जल्दी से और उनका आंसर टिक करना है, ताकि आपको पता चले कि भाई आपके टोटल कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने क्वेश्चन सही हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मुख में चबाया गया भोजन जो निगलने के लिए गोल आकार में तैयार होता है वो क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपने जो भोजन मुंह में लिया और मुंह में लेने के बाद में उस भोजन को आपने चबा लिया और जब चबाने के बाद में उसमें जो लार मिल गई है तो उस भोजन का नाम क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना है दोस्तों। वो जो आपका मुख में होने वाला जो भोजन है ना, उसको बोला जाता है बोलस। क्या बोला जाता है? बोलस। मतलब जैसे आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद में उस खाने को आपने दांतों से चबा लिया और चबाने के बाद में उसमें आपकी जो लार मिल गई है, तो ऐसा भोजन जो मुख में है उसमें लार मिली हुई है तो उस भोजन को हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। देखो दोस्तों, आप जो खाना खाते हो ना, वो खाना जैसे आपने मुंह में खाया तो मुंह में खाते से उसका पाचन शुरू हो जाता है, लेकिन दोस्तों मुंह में पूरा पाचन तो नहीं होता है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो कहाँ होता है। तो याद रखना है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा पाचन होता है ना वो कहाँ होता है खाने का, तो वो छोटी आंत में होता है। आपने जो खाना खाया वो मुंह में गया, मुंह में जाने के बाद में अमाशय में जाता है और अमाशय के बाद में छोटी आंत में जाता है और इसी छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में पूछा गया है। अगला, लार या सलाइवा जिसे बोला जाता है मौजूद टाइलिन या इमाइलेज नामक जो एंजाइम है, ये किस पदार्थ के पाचन में सहयोग करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो लार है उस लार में एक एंजाइम होता है जिसको टाइलिन या इमाइलेज बोला जाता है। ये एंजाइम किस चीज का पाचन करता है। देखो दोस्तों, हमने कई बार ये सुना है कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हो तो कार्बोहाइड्रेट जब आप ग्रहण करते हो तो ये कार्बोहाइड्रेट आपको तुरंत ऊर्जा दे देता है। क्या करता है? तुरंत ऊर्जा दे देता है। तो ये तुरंत ऊर्जा आपको क्यों देता है? क्योंकि जैसे आपने स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट खाया तो उसका जो पाचन है वो आपके मुंह में हो जाता है। मतलब आपकी जो मुंह में उसको खाने के बाद में जो लार निकलती है ना, उस लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है और ये टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। इसीलिए जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो उसका पाचन शुरू हो जाता है और इसीलिए इसी कार्बोहाइड्रेट से आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो टाइलिन या इमाइलेज नामक एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन करता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मानव शरीर में जो पित्त रस है, इस पित्त रस का निर्माण या उत्पादन कौन करता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। पहली चीज तो आपको याद रखना है कि दोस्तों ये जो पित्त रस है, ये पित्त रस जो है, ये पित्त रस के बारे में दो तीन चीजें आपको याद रखना है कि पित्त रस का जो निर्माण है वो निर्माण कौन कर रहा है और पित्त रस इकट्ठा कहाँ होता है। तो याद रखना है दोस्तों, जो पित्त रस है इसका निर्माण या उत्पादन कहाँ होता है, तो ये यकृत के द्वारा होता है। यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पित्त रस जो ये एकत्र कहाँ होता है, तो ये पित्ताशय में एकत्र होता है। तो दोनों ही पॉइंट अलग है, दोनों क्वेश्चन अलग बनेंगे कि पित्त रस का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो निर्माण पूछे तो यकृत में हो रहा है और पित्त रस जो स्टोर कहाँ हो रहा है तो ये फिर पित्ताशय में जाकर एकत्रित होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यकृत। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन केसिन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज तो दोस्तों आपको दूध के बारे में एक चीज ये याद रखना है कि जो दूध है, इस दूध में अगर आपसे पूछे कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में आपको बताना है केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? केसिन प्रोटीन। फिर अगर आपसे कभी पूछ ले कि आपका जो दूध है, इस दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो इसमें लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो दूध में अगर आपसे पूछे प्रोटीन तो केसिन और शर्करा लैक्टोज। यहाँ पर पूछा है कि दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है केसिन, इसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है। तो याद रखना है, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है ना, उसका पाचन रेनिन नामक एंजाइम करता है। तो रेनिन जो एंजाइम है ये क्या करता है, तो दूध का जो प्रोटीन है केसिन, उसका पाचन शुरू करता है। तो रेनिन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
देखो, मैंने आपसे ये कहा दोस्तों कि आपने मुंह से खाना खाया, मुंह से खाना खाने के बाद में आपका जो खाना है वो कहाँ जाता है, तो वो ग्रास नली में जाता है, और ग्रास नली के बाद में जो आपका खाना है वो कहाँ जाता है, तो वो अमाशय में जाता है, अमाशय में जाता है। और अमाशय में क्या होता है दोस्तों, तो अमाशय में जो आपका भोजन है वो 4 से 5 घंटे ठहरता है, और इसी अमाशय में क्या निकलता है, तो जठर रस निकलता है। तो दोस्तों ये जो अमाशय का जठर रस है ना, इसमें अलग अलग एंजाइम होते हैं, जिसमें पहला एंजाइम आता है आपका पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करता है, तो जो आपका प्रोटीन है उसको सरल पेप्टाइड में तोड़ता है। उसके बाद में एक आता है रेनिन, तो रेनिन क्या करता है, तो जो दूध में केसिन प्रोटीन है उसको पेरा केसिनेट में तोड़ता है। एक इसमें एंजाइम होता है लाइपेज, जो कि वसा को वसी अम्ल में और ग्लिसरॉल में तोड़ रहा है। और एक अम्ल होता है एक एंजाइम होता है जिलेटिन, जो जिलेटिन का अपघटन करता है। तो जठर रस में टोटल कितने एंजाइम आपको याद रखने, 4। पेप्सिन जो कि प्रोटीन को तोड़ रहा है, उसके बाद में रेनिन जो कि दूध प्रोटीन को पेराकेसिनेट में तोड़ रहा है, लाइपेज जो कि वसा को तोड़ रहा है, और जिलेटिन जो कि जिलेटिन का अपघटन करता है। तो अमाशय के जठर रस में 4 एंजाइम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि कड़वाहट का अनुभव करने के लिए मानव की जीभ का सबसे संवेदनशील भाग कौन सा है। देखो, जब भी आप खाना खाओगे तो या तो आपके खाने में मीठा स्वाद आएगा, या नमकीन आएगा, या कड़वा स्वाद आएगा। तो ये जो स्वाद है वो कहाँ कहाँ जीभ में आपको अनुभव होता है, तो ये आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करें कड़वे स्वाद की, तो याद रखना है दोस्तों, जीभ का जो सबसे पिछला भाग है ना, इस जीभ के सबसे पिछले भाग में आपको कड़वा स्वाद आता है। मतलब कभी कभी आप टेबलेट लेते हो तो बिल्कुल पीछे जाकर जीभ में आपको कड़वाहट का स्वाद आता है। तो जीभ का सबसे पिछला जो भाग है ना, उसमें आपको कड़वाहट महसूस होती है। देखो यहाँ पर जीभ का डायग्राम है, सबसे आगे वाला जो हिस्सा है ना दोस्तों, यहाँ पर आपको मीठा स्वाद आता है। फिर जो आपका बगल वाला हिस्सा है ना, इस बगल वाले हिस्से में या तो आपको नमकीन या खट्टा स्वाद आएगा, और सबसे पीछे वाला जो भाग है, इस सबसे पिछले वाले भाग में आपको कड़वा स्वाद आएगा। मतलब अगर मीठा पूछे तो मीठा स्वाद कहाँ आता है, जीभ में सबसे आगे। नमकीन या खट्टा स्वाद आपको बगल में आएगा, और अगर आपसे पूछे कड़वा स्वाद कहाँ आएगा, तो जीभ में सबसे पीछे आपको कड़वा स्वाद दिखाई देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि पित्त रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मैंने दोस्तों आपको क्या कहा कि आपका जो यकृत है, ये यकृत क्या करता है, तो यकृत एक रस निकालता है जिसको अपन ने नाम दिया पित्त रस। तो कभी भी आपसे पूछे कि पित्त रस कौन निकालता है, तो यकृत आपका पित्त रस निकालता है। और दोस्तों ये जो पित्त रस है वो कहाँ पर जाकर एकत्रित हो जाता है, तो पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। कहां पर जाकर, पित्ताशय में जाकर ये एकत्रित हो जाता है। दोस्तों ये जो पित्त रस है ना, इस पित्त रस की एक बात आपको याद रखनी है कि इसमें अगर पूछे कौन सा एंजाइम है, तो इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो पित्त रस है ना, ये पित्त रस तो क्या करता है, तो जो वसा है उस वसा का पायसीकरण करता है। वसा का क्या करता है, तो पायसीकरण करता है। मतलब जो वसा आप खाते हो ना, उस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ताकि क्या हो सके, वसा का पाचन करने में आसानी हो सके। तो वसा का पायसीकरण या वसा को छोटी छोटी बूंदों में कौन तोड़ता है, पित्त रस तोड़ता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। और ये पित्त रस का स्त्रावण कौन करता है, तो यकृत के द्वारा करता है। और वसा का पायसीकरण कौन करता है, तो पित्त रस करता है। ये चीजें आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखो ये यहाँ पर लिखा है, मैंने दिया है आपको कि दोस्तों जो यकृत है, ये यकृत के बारे में एक चीज याद रखना है कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे, तो दोनों का आंसर ही आपका यकृत होगा। ठीक है, यकृत की बात करें तो ये यकृत क्या करता है, पित्त रस का स्त्रावण करता है। और ये पित्त रस जो है ये हल्के पीले रंग का होता है, जो कि पित्ताशय में जाकर एकत्रित हो जाता है। पित्त रस के बारे में एक चीज और आपको याद रखना है दोस्तों कि ये पित्त रस जो है ये वसा का पायसीकरण करता है, यानी वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। और इसका पीएच मान 7.9 से 8.5 तक होता है। तो पित्त रस का पीएच मान कितना है, तो ये 7.9 से 8.5, मतलब ये कैसा है, तो ये क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। और इसका रंग कौन सा है, तो पीले रंग का है। और पित्त रस का स्त्रावण कौन करता है, तो यकृत करता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला, भोजन को आहार नाल में आगे बढ़ाने के लिए होने वाली क्रमानुकुंचन गति और प्रसरण को क्या कहा जाता है, या क्रमागत संकुचन या प्रसरण को क्या कहा जाता है। देखो क्या होता है दोस्तों कि आपने ये मुख गुहा में भोजन लिया,
अब मुख गुहा से आपका भोजन चलते चलते यहाँ पर पहुंचेगा किसमें, ग्रास नली में। और दोस्तों ये जो ग्रास नली है ना, ये ग्रास नली क्या होती है, तो पहले संकुचित होती है, फिर आपका प्रसरण यानी फूल जाती है। तो संकुचित होना और फूलना ये एक प्रकार की क्रिया है, और ये क्रिया कहाँ होती है, तो ये ग्रास नली में होती है। और इसी क्रिया को अपन ने नाम दिया दोस्तों क्रमानुकुंचन की गति। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि शरीर में क्रमानुकुंचन की गति कहाँ पर होती है, तो ये ग्रास नली में होती है, जो कि भोजन को क्रमानुकुंचन गति के द्वारा आपके कहाँ पर पहुंचाया जाता है, तो आपके आमाशय में लाया जाता है। तो यहाँ से चलकर भोजन आमाशय में आता है, किस गति से, तो क्रमानुकुंचन गति से। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला, रासायनिक दृष्टि से जो एंजाइम है वो मूल रूप से क्या होते हैं। देखो यहाँ पर ये पूछा है कि अलग अलग ग्रंथियां अलग अलग पाचक एंजाइम निकाल रही है, लेकिन ये एंजाइम है वो होते क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन माने जाते हैं दोस्तों। तो एंजाइम को क्या माना जाता है, तो प्रोटीन माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम सहायक है। दोस्तों होता क्या है कि अगर ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलना है तो उसके लिए किण्वन की क्रिया होनी चाहिए, और किण्वन की क्रिया कौन करवाता है, तो जाइमेज करवाता है। मतलब जो आपका ग्लूकोज है इसको एथिल अल्कोहल में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम सहायक है, तो ये जाइमेज एंजाइम जो है ये आपका ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है। और ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ भी पॉइंट आपको अगर नया दिखाई दे रहा है कि भाई ये आपके नोट्स में नहीं है या फिर आपकी बुक में नहीं है, तो वो पॉइंट आप क्वेश्चन देखकर वहीं पर पेंसिल से लिख लिया करो, ताकि आपका नोट्स बिल्कुल बेहतरीन बन जाएगा, कोई भी पॉइंट आपका ना छूटे। अगला, आमाशय की भित्ति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl का स्त्रावण किन कोशिका के द्वारा होता है। दोस्तों जो आपका आमाशय है ना, इस आमाशय की भित्ति से एक अम्ल निकलता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसी को HCl बोला जाता है। और ये कौन सी कोशिका के द्वारा होता है, तो ऑक्सीटिन कोशिका या पेराइटल कोशिका के द्वारा होता है। तो याद रखना है, जो आमाशय की भित्ति से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl निकलता है वो ऑक्सीटेनिक कोशिका या पेराइटल कोशिका के द्वारा निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कहां पर संचित किया जाता है। मैंने ये बोला दोस्तों कि आपने क्या किया, ग्लूकोज लिया, क्या किया आपने, ग्लूकोज लिया। और दोस्तों ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज की जितनी आपको जरूरत थी वो तो आपने ऊर्जा के लिए यूज कर लिया, बाकी जो बचा है वो आपके शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में आपके शरीर में स्टोर हो जाता है। मतलब फिर अपने को जब भी ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी तो ये ग्लाइकोजन जो है ये फिर ग्लूकोज बन जाएगा। मतलब अपन ने ग्लूकोज ले लिया और जितने ग्लूकोज की जरूरत थी उसका यूज हो गया, बाकी बचा हुआ अपन ने क्या कर दिया, तो यहाँ पर स्टोर कर लिया। और किस रूप में, तो ग्लाइकोजन के। अब जब भी हमें फिर से ग्लूकोज की जरूरत रहेगी तो अपना शरीर इस ग्लाइकोजन को फिर से किस में बदल देगा, तो फिर से आपका ग्लूकोज में बदल देता। और ये जो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज आपका इकट्ठा हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, तो ये यकृत में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, यकृत में हो रहा है। मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, आपका यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में आपका ग्लूकोज संचित रहता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, तो एक हार्मोन से जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। अब अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी ना, तो आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में नहीं बनेगा, और जो आपका ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी, तो इसीलिए आपको शुगर की बीमारी होती है। तो शुगर की बीमारी किस हार्मोन्स की कमी के कारण होती है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी के कारण होती है। अगला, अग्नाशय रस का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। दोस्तों जब भी आपने खाना खाया और आपके अमाशय में जो खाना होता है ना दोस्तों, ये अमाशय में जो खाना होता है ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। लेकिन दोस्तों जो खाना है अमाशय के बाद में छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में आने के बाद में जो आपका छोटी आंत में आने के बाद में जो खाना है, उस खाने में एक रस मिलता है जिसका नाम है अग्नाशय रस। और अग्नाशय जो रस है, ये रस जब आपका छोटी आंत में पहुंचता है और खाने में मिल जाता है, तो खाने को कैसा बना देता है, तो क्षारी बना देता है। मतलब एक चीज अपने को ये पता चली कि जो अपन ने खाना खाया वो खाना अमाशय में आकर कैसा हो गया था, अम्लीय हो गया था। लेकिन फिर से छोटी आंत में खाना आया और उसमें अग्नाशय रस उस खाने में मिला, तो फिर से आपका खाना कैसा हो गया, तो ये क्षारी हो गया। मतलब अग्नाशय रस जो है ये खाने को कैसा बनाता है, तो क्षारी बना देता है। ये चीज आपको याद रखना है। अगला,
वयस्क मानव का सही दंत सूत्र क्या कहलाता है? अब देखो दोस्तों, अगर आपसे पूछे ना कि मानव में जो दांत है वो दांत कितने तरीके के होते हैं, तो वो 4 तरीके के होते हैं। पहला आपका इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब इन 4 प्रकार के दांतों के लिए आपका अलग दंत सूत्र बना है जिसको बोला जाता है 21-23। क्या बोला जाता है? 21-23। मतलब मैंने आपको ये कहा कि मानव शरीर में टोटल 32 दांत होते हैं। इन 32 दांत में सबसे ऊपर का जो जबड़ा है इसमें 16 दांत हो गए, और सबसे नीचे का जो जबड़ा है आपका इसमें भी 16 दांत हो गए। मतलब 32 दांत में से ऊपर 16 और नीचे 16 हो गया। लेकिन मैं ऊपर के जबड़े को भी 2 भाग में बांटता हूँ और नीचे के जबड़े को भी 2 भाग में बांटता हूँ, तो इधर आपके 8 हो गए और इधर भी आपके 8 हो गए, इधर भी आपके 8 हो गए और इधर भी 8 हो गए। अब दोस्तों ये जो 8 दांत है ना, ये 4 तरीके के होते हैं। आपका इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये देखो टोटल अगर देखोगे ना तो आपके 2 2 4 4 3 7 और 1 8। मतलब ये जो 4 तरीके के दांत है आईसीपीएम, ये आईसीपीएम आपके इधर भी है और आपके आईसीपीएम इधर भी है। मतलब 8 आईसीपीएम इधर है, 8 आईसीपीएम इधर है टोटल। फिर नीचे के जबड़े में भी ऐसे ही आईसीपीएम अगर देखोगे तो यहाँ भी है और यहाँ भी आईसीपीएम है। मतलब एक चीज अपने को ये पता चली कि जो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर जो दांत है वो टोटल अगर देखोगे तो ऊपर के जबड़े के आधे भाग में भी इतने ही है और आधे भाग में भी इतने ही है। मतलब अगर देखोगे तो आईसीपीएम का जो है वो 4 बार गुना हो रहा है। तो मतलब 21 1 2 और 2 + 3 को जोड़ोगे तो टोटल 8 हो रहे। और ये जो 8 आईसीपीएम है ये टोटल आपके 4 भागों में बटे हुए, मतलब टोटल दांत आपके 32 हो गए। तो आपको ज्यादा चीजें याद नहीं रखना है। वयस्क मानव का सही दंत सूत्र कितना है? 21-23/21-23, ये याद रख लेना बस। अगला, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक कहाँ पाए जाते? दोस्तों एक चीज आपको मैंने ये बताया कि आपका जो यकृत है ना, ये यकृत से एक रस निकलता है जिसको बोला जाता है पित्त रस। क्या बोला जाता है? पित्त रस। और पित्त रस जो है ना दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि ये हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है पित्त रस। अब दोस्तों ये जो हल्का पीला रंग है ना वो आया कहाँ से? तो इसके लिए जो वर्णक जिम्मेदार है और उस वर्णक का नाम क्या है? तो बिलीवर्डिन या बिलीरुबिन। मतलब पित्त रस को जो हल्का पीला रंग दे रहा है वो कौन दे रहा है? तो एक तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक वर्णक दे रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पित्त रस में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं, इसीलिए इसका रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है। अगला, फुफ्फुर कोशिका शरीर के किस अंग में पाई जाती है? दोस्तों ये जो फुफ्फुर कोशिका है ना, ये शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो ये यकृत में पाई जाती है, यकृत में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फुफ्फुर कोशिका किसमें, सॉरी कुफुर कोशिका जो है वो कुफुर कोशिका किसमें पाई जाती है? यकृत में। अगला, मानव शरीर की वहां कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करता है? देखो पहली चीज तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अगर आपसे ग्रंथि पूछ ले कि भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो आपका यकृत हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो आपको बताना है अग्नाशय। क्या बताओगे? अग्नाशय। अब दोस्तों ये अग्नाशय आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो अग्नाशय है ना, ये एक तो आपका हार्मोन्स का स्त्रावण भी करता है, हार्मोन्स का स्त्रावण भी करता है, और एक जो ये अग्नाशय है ना, ये आपका एंजाइम का स्त्रावण भी करता है, एंजाइम का स्त्रावण भी करता है। मतलब एक चीज अपने को ये पता चली कि अग्नाशय 2 काम कर रहा है, एक तो हार्मोन से भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है। मतलब ये अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। तो यहीं से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो अग्नाशय को याद रखना, ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकालता है। और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी आती है आपकी? तो ये अग्नाशय आती है। ठीक है। अगला, अमाशय की आंतरिक परत को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा कौन प्रदान करता है? मैंने ये कहा दोस्तों कि जो अमाशय है उस अमाशय से एक अम्ल निकलता है जिसका नाम है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब दोस्तों ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये एक प्रकार का एसिड है। क्या है? एसिड है। और एसिड मतलब ये इतना तेज है, मतलब बिल्कुल आग के बराबर। अब जब आपका शरीर आग के जैसा एसिड निकाल रहा है आपका अमाशय, तो अगर ऐसी स्थिति आएगी तो अमाशय बिल्कुल जल जाएगा। लेकिन इस अमाशय को जलने से कौन मर जाता है? तो ये श्लेष्मा बच जाता है। मतलब
एक चिपचिपा द्रव आपका वहां से निकलता है जो आपका HCl है, उस HCl से अमाशय की रक्षा करता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की रक्षा कौन करता है? तो वो आपका श्लेष्मा या म्यूकस करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आगे, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में प्रारंभ होता है? अब देखो, प्रोटीन की बात आई है तो प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होगा? एक चीज आपको याद रखना है, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर के कौन से भाग से शुरू हो जाता है? तो ये शरीर के मुख से ही शुरू हो जाता है, शरीर के या आपके मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। लेकिन प्रोटीन का पूछे ना दोस्तों, तो प्रोटीन का पाचन शुरू कहां से होता है? तो ये आपके अमाशय से शुरू होगा। तो प्रोटीन का अमाशय से पाचन शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। देखो यहां पर लिखा है प्रोटीन को ये सरल पेप्टाइड में तोड़ता है, तो मतलब आपके अमाशय में जठर रस निकल रहा है और जठर रस से जो एंजाइम निकल रहा है जिसका नाम है पेप्सिन एंजाइम, तो ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? तो जो आपका प्रोटीन आपने खाया है उसको सरल पेप्टाइड में तोड़ देता है। मतलब अपने को ये समझ में आया कि प्रोटीन का पाचन आपके अमाशय में होता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय से स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट कहां से होगा? आपके अमाशय से होगा। और कौन करता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम करता है जो प्रोटीन को सरल पेप्टाइड में तोड़ देता है। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पित्त की पथरी मुख्य रूप से किस पदार्थ के जमाव से बनती है? दोस्तों आपने क्या देखा होगा कि बहुत सारी बार आपके जो पथरी है वो बन जाती है बिल्कुल आपका जो पित्त रहता है ना वहां पर। तो ये जो किसके कारण होती है? तो कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ज्यादा बढ़ जाता है तो पित्त की पथरी आप हो जाती है। तो ये चीज आपको याद रखना है, कोलेस्ट्रॉल के कारण पित्त की पथरी आपकी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, पाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद में भोजन के पोषक तत्वों का मुख्य अवशोषण किस अंग में समाप्त होता है? मैंने एक चीज ये कहा कि आपने मुंह से भोजन खाया, मुंह से भोजन खाने के बाद में आपका भोजन पहुंचा दोस्तों ग्रास नली में, और ग्रास नली में बिल्कुल भी पाचन नहीं होता है। मुंह में तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है लेकिन ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। ग्रास नली के बाद में आपका भोजन पहुंचा दोस्तों अमाशय में, अमाशय में आपका प्रोटीन वसा सबका पाचन शुरू होता है। अमाशय के बाद में भोजन कहाँ पहुंचा दोस्तों? आपका छोटी आंत में, और छोटी आंत में ही सबसे ज्यादा भोजन का पाचन होता है। और छोटी आंत के बाद में दोस्तों आपका भोजन पहुंचा कैसे? बड़ी आंत में। और इस बड़ी आंत के बारे में ये चीज याद रखना है दोस्तों, बड़ी आंत में भी पाचन नहीं होता है, लेकिन जितना भी भोजन खाया और आपका जितना भी जल है या खनिज है या विटामिन है, इन सब का अवशोषण कहाँ होता है? तो अवशोषण या एब्जॉर्बेशन कहाँ होता है? तो ये बड़ी आंत में होता है। और बड़ी आंत के बाद में आपका जो भोजन है वो कहाँ जाता है? तो मल द्वार के द्वारा बाहर हो जाता है। मतलब मुंह से भोजन खाने के बाद में ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार तक भोजन पहुंच जाता है। लेकिन बड़ी आंत के बारे में ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ पर सिर्फ अवशोषण होता है। अब एक चीज और, यहाँ पर बड़ी आंत के बारे में तो बात कर ली, लेकिन दोस्तों जो बड़ी आंत है ना इसके 3 भाग है, एक तो ड्यूडेनम, एक जेजुनम और आपका एक इलियम। तो बड़ी आंत जो है दोस्तों, ये बड़ी आंत का जो इलियम वाला भाग है यहाँ पर आपके भोजन का पाचन अवशोषण होता है, तो इलियम में होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो बड़ी आंत का भी कौन सा भाग है? इलियम। तो ये थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में जो भोजन का अवशोषण होता है वो इलियम में होता है, और इलियम किसका भाग है? तो ये बड़ी आंत का भाग है, ठीक है। अगला है लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखो दोस्तों क्या होता है कि आपने मुंह में भोजन खाया, अब जैसे आपने मुंह में भोजन खाया तो मुंह में भोजन खाने के बाद में क्या होगा? तो आपके मुंह में लार बनेगी, क्योंकि लार जब तक नहीं बनेगी तब तक आपका भोजन चिकना नहीं होगा, और अगर भोजन चिकना नहीं होगा तो शरीर में या ग्रास नली में फंस जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जैसे आप भोजन खाते हो ना तो शरीर में या आपके मुंह में क्या बनती है? लार बनती है। और दोस्तों इस लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम, या इसी को इमाइलेज एंजाइम भी कहा जाता है। तो टाइलिन या इमाइलेज जो नामक एंजाइम है ये आपकी लार क्या करती है? लार ग्रंथियां निकालती है। और ये टाइलिन या इमाइलेज नामक जो एंजाइम है ये एक तो क्या करता है? लार का स्त्रावण करता है, भोजन को आपका चिकना बनाता है, भोजन को चिकना बनाता है, और एक आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। तो ये इमाइलेज या टाइलिन नामक जो एंजाइम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तो भोजन को चिकना भी बना रहा है और आपके मुंह में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन भी शुरू करता है। तो लार ग्रंथि से जो एंजाइम निकल रहा है उसका नाम है टाइलिन नामक एंजाइम, ठीक है। अगला, वसा या फैट को वसी अम्ल
और ग्लिसरॉल में तोड़ने में मदद करने वाला एंजाइम कौन सा है? देखो दोस्तों, मैंने आपसे ये कहा कि जो वसा है, ये वसा अगर हम खाएंगे तो वसा को खाने के बाद में उसका पाचन होगा, और पाचन होगा तो वसा किस में टूटेगा? एक तो वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में। क्यों? क्योंकि दोस्तों पाचन का मतलब ही यही है कि आप भोजन कर रहे हो तो आपने जो भोजन किया वो जटिल होता है, उसको सरल भागों में तोड़ना होता है। तो सरल भाग कैसे होगा? तो वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ेंगे तो वो सरल हो जाएगा। तो ये काम कौन कर रहा है कि भाई वसा को हम वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ेंगे, तो ये जो एंजाइम है उसका नाम है लाइपेज नामक एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम क्या कर रहा है? तो वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ रहा है। ठीक है, अगला, पाचन के दौरान जल का सर्वाधिक अवशोषण किस अंग में होता है? मैंने अभी बात की है कि जब भी अवशोषण की बात आए तो अवशोषण के लिए सबसे बड़ा अंग जो जिम्मेदार है वो आपका बड़ी आंत। ठीक है, तो जब भी अवशोषण की बात आए कि भाई भोजन का, पानी का, विटामिन का, खनिज का, इन सब का लास्ट में अवशोषण कहाँ होता है? तो ये बड़ी आंत में आकर होता है। और सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन, अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? मैंने आपसे ये कहा कि दोस्तों जो अमाशय है वो अमाशय में जो पीएच मान है वो आपका, अमाशय के पीएच मान को आपको याद रखना है। तो अमाशय का जो पीएच है वो कैसा है? तो वो अम्लीय है। अम्लीय मतलब 7 से कम है, और 7 से कम है तो कितना है? तो 1.5 से 3.5 के बीच में आपका अमाशय का पीएच मान होता है। तो ये बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, एक तरीके का बहुत तेज एसिड हो सकता है। तो अमाशय का पीएच मान 1.5 से 3.5 तक होता है। अगला, यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस कहाँ संचित होता है? देखो मैंने आपको पहले बताया था यकृत जो है वो पित्त रस का निर्माण कर रहा है, लेकिन निर्माण करने के बाद में ये पित्त रस एक जगह जाकर एकत्रित हो जाता है, और जहां एकत्रित होता है उसको बोला जाता है पित्ताशय या गोल ब्लैडर। तो पित्ताशय में जाकर ये एकत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, कार्बोहाइड्रेट का मानव शरीर में किस रूप में संचय होता है? देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज। किसकी बात कर रहा है? ग्लूकोज की बात कर रहा है। और मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये बताया था कि जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में इकट्ठा हो जाता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज आपका इकट्ठा होता है, और ये कहाँ होता है? तो आपके यकृत में इकट्ठा होता है, यकृत में। तो यहाँ पर भी वही बात कही है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज जो है वो मानव शरीर में किस रूप में इकट्ठा होता है या संचय रहता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, अमाशय में अर्धपाचित अम्लीय भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? मैंने आपसे ये कहा था दोस्तों कि आपके मुंह में जो भोजन रहता है, कहां पर? मुख में जो भोजन रहता है, आपने भोजन खाया, उसको चबाया, और चबाने के बाद में जो भोजन बना या जो चिकना भोजन बनेगा या भोजन का गोला बनेगा उसको अपन ने बोलस बोला था। और दोस्तों इसी प्रकार से जो बोलस है वो आगे आपकी ग्रास नली में होते हुए आपके अमाशय में जाएगा, और जब ये भोजन अमाशय में पहुंचता है तो उसको क्या बोला जाता है? काइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? अमाशय में इसको काइम। तो अमाशय में क्या नाम दिया अपन ने? काइम। अब दोस्तों ये भोजन अमाशय में थोड़ी देर रुकने के बाद में 3-4 घंटे बाद में कहाँ पहुंचेगा? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में इस भोजन को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है काइल। मतलब अगर भोजन आपके मुंह में है तो बोलस, अमाशय में है तो काइम, और छोटी आंत में है तो काइल। तो ये 3 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बोलस मुख में, काइम अमाशय में, और काइल छोटी आंत में। ठीक है, देखो ये चीज देखो, ये अपन ने यहाँ से खाना खाया और आपके मुंह में जो खाना है उसको बोला जाता है दोस्तों बोलस। क्या बोला जाता है? बोलस। उसके बाद में आपका जो भोजन है वो फिर कहाँ जाएगा? तो आपका भोजन यहाँ पर आएगा अमाशय में, तो इसको बोला जाता है काइम, काइम। और फिर अमाशय के बाद में छोटी आंत में आता है तो उसको बोला जाता है काइल। क्या बोला जाता है? काइल। तो काइम, काइल और बोलस क्या है? तो ये भोजन जो है आपके अमाशय में, मुख में और छोटी आंत में रहता है, उसको बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब इसी डायग्राम से मैं आपकी 2-3 चीजें और क्लियर करवा देता हूं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों आपने यहाँ से मुख से भोजन खाया, ठीक है। सबसे पहले आपने भोजन कहाँ से खाया? मुख से। अब मुख से भोजन खाने के बाद में मैंने आपसे ये बोला कि आपके मुंह में भोजन खाया आपने और आपके दांतों से भोजन को आपने चबाया। दांतों से भोजन चबाने के बाद में आपकी जो लार ग्रंथियां, एक ग्रंथि यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, मतलब 3 तरीके की लार ग्रंथियां होती है। ये लार ग्रंथियां क्या निकालती है? तो ये लाइपेज नामक
आपका एंजाइम निकालती है, और ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है और भोजन को चिकना बना देता है। अब ये भोजन आपका यहाँ से खाने के बाद में, चिकना होने के बाद में कहाँ पहुंचेगा, ग्रास नली में। और ग्रास नली में दोस्तों जो भोजन है, वो भोजन एक गति होगी जिसका नाम है क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति, इस क्रमानुकुंचन गति से ग्रास नली में भोजन पहुंचता है, और ग्रास नली में बिल्कुल भी पाचन नहीं होता। उसके बाद में आपका भोजन पहुंचेगा आमाशय में। दोस्तों आमाशय में भोजन पहुंचने के बाद में यहाँ से जठर ग्रंथि होगी जो अलग अलग एंजाइम निकालेगी। इसी से आपका एक HCl एंजाइम भी निकालेगा, जो आपका क्या, या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, जो कि भोजन को कैसा बनाएगा, तो अम्लीय बनाएगा। अब आमाशय में 4-5 घंटे भोजन पड़ा रहेगा, उसके बाद में जितना पाचन होगा उसका हो जाएगा, और बाकी फिर भोजन बचा वो कहाँ चला जाएगा, आपका छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो यकृत है, इस यकृत से पित्तरस आएगा, और यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है अग्नाशय। इस अग्नाशय से आपका अग्नाशय रस आएगा, और ये छोटी आंत में आकर क्या करेंगे, जो भोजन है उनको अलग अलग एंजाइम से पचाएंगे। जो भी भोजन छोटी आंत से पचने के बाद में निकल जाएगा वो कहाँ पहुंचेगा, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में सिर्फ भोजन का क्या होगा, तो अवशोषण होगा। और बड़ी आंत में भोजन निकलने के बाद में फिर वो मल द्वारा क्या होगा, बाहर हो जाएगा, या फिर उसका उत्सर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। तो ये इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला, पेप्सिन एंजाइम किस प्रकार के माध्यम में सर्वाधिक सक्रिय होता है, मतलब जो पेप्सिन एंजाइम है वो सक्रिय कब होगा। तो याद रखना है दोस्तों, जो आपका पेप्सिन एंजाइम है, अगर आपका भोजन अम्लीय है तो अम्लीय माध्यम में ये सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मैंने आपको पहले बता दिया। मानव शरीर की पहली बड़ी ग्रंथि जिसका नाम है यकृत, और दूसरे नंबर पर आपका आता है अग्नाशय। तो अग्नाशय दूसरे नंबर की बड़ी ग्रंथि है। अगला, दांतों का सबसे भारी और कठोर सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है। तो याद रखना है दोस्तों, दांतों में जो सबसे भारी आवरण होता है ना, जिसको बोला जाता है इनेमल। और दोस्तों ये इनेमल बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, और ये किससे बना होता है, तो ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। मतलब कैल्शियम फास्फेट से ये बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपको याद रखना है। तो इनेमल किसका बना है, कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ है। अगला, ग्रास नली में पाचन की क्रिया, ग्रास नली जो है पाचन की क्रिया में मुख्य भूमिका क्या निभाती है। मैंने आपसे ये कहा दोस्तों कि जो ग्रास नली है, ये ग्रास नली में जब भोजन जाएगा मुंह से, तो ये बिल्कुल भी पाचन नहीं करेगी। ये भोजन को क्या करेगी, सीधे सीधे क्रमानुकुंचन गति के द्वारा आमाशय में पहुंचा देती है। मतलब ये भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाती है, इसमें कोई भी पाचन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा आपका ग्रास नली के बारे में। अगला, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है। देखो दोस्तों, आपने भोजन लिया, और भोजन लेने के बाद में आपने भोजन मुंह में लिया, तो दोस्तों जो मुंह में आपका भोजन गया, उस मुंह में भोजन जाने के बाद में लार ग्रंथियां आएगी और एक एंजाइम निकालेगी जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम। और ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, तो मुंह से जो आपके जीवाणु है उन जीवाणु को नष्ट कर देती है, उनको समाप्त करने का काम करती है। अगला, लार में पाया जाने वाला लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है। देखो, लाइसोजाइम एंजाइम भी लार में पाया जाता है, और ये क्या करता है, तो ये जीवाणु को नष्ट करता है। मतलब आपके मुंह से आपने खाना खाया, मुख से खाना खाने के बाद में आपकी जो लार ग्रंथियां है, उस लार ग्रंथियों ने एक एंजाइम निकाला जिसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। और टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम दोनों लार ग्रंथियां निकालती है। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, जीवाणु को नष्ट कर देता है, जीवाणु को नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें हमने पाचन तंत्र और पाचन तंत्र से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है उन सबको कवर किया है। आशा करता हूँ चीजें आपकी क्लियर होगी। टॉपिक डेली पढ़ते रहे ताकि आपकी चीजें क्लियर होगी। तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।